तो हमने रिफ्रैक्शन शुरू किया था और उसमें बहुत सारी बातें करी हुई थी। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंट मीडियम के बारे में बात करी थी। और अभी के इस वीडियो में हमें बात करना है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। मतलब क्या है? मतलब कि हम तो ये जानते हैं कि रिफ्रैक्शन तब होता है जब कोई एक लाइट रे किसी सोर्स से आ रहा हो और वो किसी मीडियम से टकराए। वो मीडियम ऐसा हो जो कि पारदर्शी हो, लाइट को रिफ्लेक्ट न करे बल्कि उसे पास करने दे अपने में से। तो उसके स्पीड में वेरिएशन आती है लाइट के स्पीड में। और ऐसा होता है कि अगर मीडियम डेंसर हुआ तो नॉर्मल एक्सिस के तरफ शिफ्ट कर जाता है वो इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होता है तब, या तो डेंसर मीडियम में या अगर लाइटर मीडियम हो तो वो नॉर्मल एक्सिस से दूर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमने लेटरल शिफ्ट के बारे में भी बात करी थी। लेकिन अभी तक हमने जो बात किया था वो दो मीडियम के बारे में बात किया था। एक मीडियम हमारा था एयर और दूसरा मीडियम हमारा होता था ग्लास या वाटर। अब हम दो मीडियम नहीं, कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे दो तीन मीडियम को कंबाइन करेंगे। एक मीडियम हमारा एयर हो गया, दूसरा मीडियम वाटर है। यहाँ तक तो हम जानते ही थे। अब एक और मीडियम को हम जोड़ देते हैं, ग्लास। एक ग्लास मीडियम को जोड़ देते हैं। अब हमारे पास तीन मीडियम है। अब क्या होगा कि लाइट आएगी, ये हो गया जो लाइट आने वाली लाइट होती है, रे होती है लाइट की, वो होता है इंसिडेंट रे। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। ये हो गया नॉर्मल एक्सिस। अब क्या होगी कि ये ऑब्वियस सी बात है कि एयर से वाटर क्या होगा, डेंसर मीडियम, डेंसर होगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एयर में पार्टिकल क्या होता है, दूर दूर होंगे, और वाटर में पार्टिकल कंबाइन, मतलब एयर से तो पास में ही होते हैं। तो ये डेंसर हुआ, ये नॉर्मल एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ये शिफ्ट हो गया नॉर्मल एक्सिस की तरफ। अब क्या होगा कि फिर इसे एक और मीडियम को पास करना है, और ये ग्लास जो है वाटर से ज़्यादा डेंसर है, तो ये फिर से नॉर्मल एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। फिर से नॉर्मल एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो गई। अब क्योंकि इसके बाद वापस से ग्लास को पास करके फिर से वापस एयर में आएगा, ये खुला वातावरण है, मतलब ये ऊपर भी एयर था नीचे भी एयर है। तो क्या होगा, रेयर जो है वो लाइटर मीडियम है, तो सॉरी रेयरर मीडियम है, लाइटर भी कह सकते हैं उसको। तो क्या होगा, इससे दूर चला जाएगा नॉर्मल एक्सिस से। तो ये रहा नॉर्मल एक्सिस से दूर चला गया। ये चीज़ें हम जानते हैं कि जब लाइटर से डेंसर में आती है, यानी कि रेयरर से डेंसर में आती है कोई भी रे, तो किस तरीके से कहाँ पे बेंड होती है, नॉर्मल एक्सिस से वो की तरफ बेंड होती है या नॉर्मल एक्सिस से दूर जाती है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं और उसी के बेसिस पे हमने ये डायग्राम बनाया है। अब बात ऐसा है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो वाटर से क्या होगी, कम होगी, और वाटर किससे कम होगी, ग्लास से। ये चीज़ हमें पता है, लेकिन इसके बीच में हमें कॉम्बिनेशन एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि इसका पर्पस यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, यानी कि बहुत सारे मीडियम को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और लाइट को पास करवा रहे हैं। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमें एस्टेब्लिश करना है। तो ये होगा μ1 इंटू μ2 इंटू μ3 इक्वल टू 1, ऐसा रिलेशन होता है। μ1 मान लेते हैं एयर का हो गया, μ2 मान लेते हैं वाटर का हो गया,
और μ3 हो गया ग्लास का। अब हम यहाँ पे यही इसको प्रूव करेंगे कि ये एक्चुअली में होता किस तरीके से है। इससे पहले हमने ये जाना था, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इससे पहले हमने ये जाना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, पढ़ते हैं ऐसा है, मैं बता चुका हूँ किस तरीके से इसको पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर इसको हमें एयर के रिस्पेक्ट में ये ग्लास के रिस्पेक्ट में करना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इस तरीके से ये रिलेशन हमें ये पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने किया था। अब हमें करना है μ1 इंटू μ2 इंटू μ3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया वाटर, ये हो गया ग्लास, ये हो गया एयर, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल एक्सिस, ये बेंड हो गया लाइट, फिर से बेंड हो गया और फिर से दूर चला गया। ये प्रक्रिया होती है, इसे हम अभी समझ चुके हैं अच्छे से। अब हमें पता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है साइन ऑफ एंगल आई, यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंट रे टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू क्या होता है, म्यू, ठीक है। ये हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से पता है। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे। ये इंसिडेंट रे, ठीक है, आई, ये रिफ्लेक्टेड रे आर, ठीक है। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, आई डैश मान लेते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, आर डैश मान लेते हैं इसको। ये हो गया। इससे थोड़ा हम और बड़ा बना देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है अच्छे से, ठीक है। ये हो गया आई, ये हो गया आर, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फिर इधर बेंड होगा, ये हो गया आर डैश, ठीक है। ये हो गया आर डैश। अब फिर से क्या होगा, ये हो गया आई डबल डैश और ये हो गया आर डबल डैश। ये चीज़ें हैं। अब स्नेल्स लॉ से, जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इससे हम क्या करेंगे कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये किसके लिए है, एयर से जब वाटर में जा रहा है तो रे, तो क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू ए, एक इक्वेशन हो गया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे ही बोलते हैं, जहाँ पे जाता है उसको उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताते हैं, और जहाँ से आ रहा होता है रे उसके रिस्पेक्ट में। अब दूसरे में क्या हो जाएगा, जब वाटर से ग्लास में जाएगा तो साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश। अब इसके लिए वाटर से जब ग्लास में जा रहा है तो इंसिडेंट रे तो ये हो गया, और इसके लिए एंगल कितना है, आई डैश, और रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, इसके लिए एंगल कितना हो गया, आर डैश, तो आर डैश, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर।
ग्लास में जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। अब साइन ऑफ आई डबल डैश अपन साइन ऑफ, ठीक है, आर डबल डैश इक्वल टू कितना हो गया, म्यू ए जी। अब कहाँ, एयर में जा रहा है ना वापस से, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हो गया इक्वेशन हमारा। अब क्या करते हैं कि तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी ज़रूरत है नहीं तो इसको मिटा देते हैं। साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इंटू साइन ऑफ आई डैश इंटू साइन ऑफ आर डैश इंटू साइन ऑफ आई डबल डैश अपॉन साइन ऑफ आर डबल डैश, ठीक है, इक्वल टू म्यू डब्लू ए इंटू म्यू जी डब्लू इंटू म्यू ए जी, ये है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि ये लाइट रे इंसिडेंट रे आ रही थी और ये आई था, ठीक है, और ये यहाँ पे घुसा था तो ये हो गया आर डैश, आर हो गया था। और फिर यहाँ पे ये वाला एंगल आई डैश हमने जो बोला था, ये आर और आई डैश, आर और आई डैश ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है इस पे। तो ये एकांतर कोण से ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी कि एंगल आर इक्वल टू एंगल आई डैश ये होगा। और सेम घटना यहाँ पे भी घट रही थी, ये था, ये था, तो ये था आर डैश और ये था आई डबल डैश। तो इसी तरीके से आर डैश और आई डबल डैश इक्वल होगा एंगल आर डैश इक्वल टू एंगल आई डबल डैश, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से होगा। तो ये क्योंकि एंगल आई और एंगल आर इक्वल है तो ये और ये कट जाएगा, और उसी तरीके से एंगल आर और एंगल आई डबल डैश क्या है, इक्वल है, तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए, अब पेंच फंस रहा है आई और आर डबल डैश, इसको इक्वल, ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल कटेगा तभी ये इसके इक्वल टू हमें वन जो लाना है वो आ पाएगा। तो देखिए हमने इससे पिछले लेक्चर में लेटरल शिफ्ट पढ़ा था कि जिस एंगल से एयर से फिर से जब एयर में जा रहा था तो ये लाइट रे क्या हो जा रहा था, यहाँ तो डिफ्लेक्ट हो रहा था, फिर जब निकल रहा था तो इसके पैरेलल हो रहा था। ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। तो जब पैरेलल होता है ये और ये लाइट पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, समान है। जब ये एंगल और ये एंगल सब समान होगा तभी तो इसके पैरेलल होगा, इस वाले लाइट के इंसिडेंट रे के जो क्या होगा, लेटरल शिफ्ट वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था। तो इस हिसाब से आई और आर डैश क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब जितना एंगल पे ये घुसा उतना ही एंगल पे ये क्या होगा, जब वापस से उसी मीडियम में, यानी कि एयर से घुसा था और वापस जब एयर में ही निकलेगा तो उतना ही एंगल पे क्या होगा, नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए निकलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आर डबल डैश एंगल आर डबल डैश और एंगल आई क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो क्या होगा, म्यू डब्ल्यू ए इक्वल टू सॉरी इंटू म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू ए जी इक्वल टू कितना हो गया, 1। और हमें यही तो प्रूव करना था, यही लिखा था μ1 इंटू μ2 इंटू μ3 इक्वल टू 1, यानी म्यू फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम और ये थर्ड मीडियम। 3 मीडियम की बात करी थी, ये एयर की बात होगी, ये ग्लास की, ये वाटर की, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट था जब कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम के थ्रू अगर लाइट को पास करवाएंगे तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो उसका जो डिफरेंट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा,
उसका प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। अब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। शायद जब हम पहली बार ये लेक्चर शुरू किए थे रिफ्लेक्शन का, तो हमने बताया था कि ये कोई ग्लास है जिसमें वाटर भरी है, ठीक है, और ये इसका वाटर का सरफेस मान लेते हैं। और जब इसमें पेंसिल डालते हैं, चलिए जूम कर लीजिए, पानी का डॉट नहीं बनाओ, खोज पोछ हो जाएगा। ये बीकर है, इसमें वाटर भरी है, और इसमें पेंसिल जब डालता था तो ये अपने ओरिजिनल सतह से कितना ऊपर उठा हुआ कहीं दिखाई देता था, यहाँ दिखाई देता था। ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये ओरिजिनली यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन दिखाई कहाँ पे देता है। या फिर ये भी एग्जाम्पल नहीं लेना है, तो पेंसिल नहीं लीजिए, एक यहाँ पे कॉइन रख दीजिए, यहाँ पे एक सिक्का रखे हैं, और जब हम बाहर से देखेंगे, ये बाहर से देख रहे हैं, तो क्या होगा कि ये ओरिजिनल तो यहाँ पे है, लेकिन हमें दिखाई कहाँ पे देता है, यहाँ पे, मतलब कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये हो गया रियल डेप्थ, और ये क्या हो गया, ये हो गया अपरेंट। मतलब यहाँ पे ये अपरेंट होगा, ये इतना डिस्टेंस, इतना उठा हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, यानी कि अपरेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे अपरेंट होगा। ओरिजिनल कहाँ पे होगा, ये रियल डेप्थ ये होता है। तो ये कितना होता है, ये कैसे पता चलेंगे, जो अपरेंट डेप्थ होगा वो रियल डेप्थ से कितना ऊपर होगा। तो ये अगर आप डायरेक्ट जानते हो, 10th में पढ़े हो, तो ये डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो अपरेंट डेप्थ होता है वो कितना होता है, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रियल डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर आप जब आप रियल डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, तो जितना उसका वैल्यू आएगा उतना ही मतलब वो अपैरेंट डेप्थ होगा। अब इसी को हम इससे इस डायग्राम के थ्रू प्रूव करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से बंदा देख रहा है, ठीक है, ये हमारा है कॉइन, ये हो गया वाटर, ये एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए था, ये एक्चुअल डेप्थ होना चाहिए था, यानी कि लाइट इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है, दिखाई यहाँ पे देता है, ठीक है। नाम दे देते हैं AOBI, यानी कि इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो इसको आई लिख दिया। अब हमें AI इक्वल टू बताना है क्या होगा। AO हमें पता है, ये नोन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, इसका कितना है, म्यू। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ये नॉर्मल एक्सिस बना देते हैं, तो रे कहाँ से जा रही है, रे यहाँ से जा रही है, तो ये सोर्स हो गया, यहाँ से रे जा रही है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल एक्सिस से इसका क्या होता है,
एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब क्योंकि यही इमेज मैं इसको फिर से बना देता हूँ, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा डायग्राम हो गया अपना। यहाँ बना देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल एक्सिस, ये हो गया वाटर, ये हो गया एयर। वाटर से एयर में जा रहा है, यानी कि डेंसर से लाइटर में जा रहा है, तो क्या होगा, इससे दूर भागेगा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंट, या यहाँ भी दिखा सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, दोनों तो बराबर ही होगा एकांतर कोण से। और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही जब पीछे ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पे इमेज बनेगा वहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि आई यहाँ पे दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको ए पॉइंट दे देते हैं, ऊपर वाले छोर को, इसको बी दे देते हैं। हमें ए आई बताना है, ए ओ पता है। और ये क्या है, ये एंगल जो होगा वही एंगल ये भी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब देखिए, हमें स्नेल्स लॉ से पता है, हमें स्नेल्स लॉ पता है, ठीक है। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एंगल साइन ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल टू क्या होता है, म्यू, यानी कि किस में, एयर में जा रहा है, जी, ठीक है। किसका, जहाँ पे बाहर निकल रहा होता है रे, उसका मीडियम हमें बताना होता है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू किसके है, ग्लास है, क्योंकि रे कहाँ से जा रही है, डेंसर से जा रही है लाइटर में, यानी कि रेयरर में। अब देखिए, साइन इंसिडेंट एंगल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ बी, आई को लिख सकते हैं ए ओ बी अपॉन साइन ऑफ एंगल, आर को क्या लिख सकते हैं, ए आई बी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन ऑफ आई क्या होगा, मतलब साइन आई इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी होगा। और ए आई बी, यानी कि ये साइन ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर सॉरी ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये आई बी, ये होगा कर्व आई बी। ये तो ट्रिगोमेट्री है, ठीक है, ये हमें पता है। अब क्या होगा कि ये आई बी ऊपर जाएगा, ए बी इंटू आई बी अपॉन ओ बी इंटू ए बी, और ए बी से भी कट जाएगा। अब देखिए, अब हमें पता है कि ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये ऑलमोस्ट इसके नज़दीक होगा, यानी बहुत छोटा चीज़, ये बहुत छोटा होगा। जितना डिफ्लेक्शन हम दिखा रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट होकर जितना डिफ्लेक्ट हो रहा है नॉर्मल एक्सिस से, एक्चुअली इतना तो नहीं होता है, इससे बहुत कम होता है, बहुत ही लाइटर होता है। तो इतना ये छोटा चीज़ होता है कि इसको ओ बी और ए ओ को हम ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, यानी कि ए ओ ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं ओ बी के, ठीक है। और वैसे ही ये भी घटना बहुत छोटा होता है, तो आई बी और ए आई को सेम मान सकते हैं, ए आई नियरली कितना आई बी, ठीक है।
जब चीज़ें बहुत छोटी हों, डिफ्लेक्शन यानी कि वेरिएशन बहुत स्लाइट हो, बहुत छोटा हो, तो ये प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का। ठीक है, अब देखिए आई बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई लिख सकते हैं, और ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ए ओ लिख सकते हैं, और ए आई क्या है, अपेरेंट डेप्थ है, और ए ओ क्या है, रियल डेप्थ है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव म्यू ए जी है। ठीक है, ये चीज़ें हमने सीख लिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या पाया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू अपेरेंट डेप्थ एडी लिख रहा हूँ अपॉन रियल डेप्थ आरडी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये हमने प्रूव किया था, और ये जानते हैं कि इसका रेसिप्रोकल होता है। जब हमें ग्लास के एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हो, और हमें पता करना है कि इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करना है एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, यानी इसका और इसका को अगर इसको चेंज करना है, जी को ऊपर लाना है, ए को नीचे लाना है, या यहाँ पे कुछ भी हो चेंज करना है, तो उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, आर डी अपॉन ए डी हो जाएगा। और हमने यही तो हमें सिद्ध करना था कि अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रूफ हो गया। तो ये बातें होती है कि जब हमें अपेरेंट डेप्थ बताना हो, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है और कोई भी दूसरे डेंसर मीडियम में अगर कोई मटेरियल हो, और जब हम उसके रेयरर मीडियम से उसको देख रहे होते हैं, तो अपने जगह से डिस्प्लेस्ड दिखाई देता है। तो जब डिस्प्लेस्ड दिखाई देता है तो कितना डिस्प्लेस्ड है, उसका अपेरेंट डेप्थ यानी कि एक्चुअल जो से कितना ऊपर दिखाई देता है, मतलब ऊपर से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी कि अपेरेंट कितना पे अपेयर होता है इमेज, वो डेप्थ बताने के लिए रिलेशन हमारा ये है कि जब अपेरेंट डेप्थ बताना हो तो रियल डेप्थ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब हमें नॉर्मल शिफ्ट, एक और कॉन्सेप्ट है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट ये क्या होता है, कुछ नहीं, ये जो हम देख रहे थे और ये हमें यहाँ दिख रहा था इमेज, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ पे बन रहा था, तो इसको हम बोल रहे थे अपेरेंट डेप्थ, इसको बोल रहे थे रियल डेप्थ। तो ये वाला जो शिफ्ट हुआ, ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ जो शिफ्ट होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, तो ओरिजिनल पोजीशन से जितना ऊपर डिस्प्लेस्ड होकर दिखाई देता है, तो ओरिजिनल पोजीशन से उस डिस्प्लेस्ड पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, वो जो शिफ्टिंग होता है उसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ को माइनस कर दें तो नॉर्मल शिफ्ट मिल जाएगा, यानी कि इसको मान लेते हैं डी, तो डी मिल जाएगा। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डी माइनस अपेरेंट डेप्थ को क्या लिखते हैं, आर डी माइनस आर डी अपॉन म्यू लिखते हैं। म्यू को एलसीएम ले लीजिए, आर डी माइनस, या ऐसा कर लेते हैं, आर डी को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 - 1 अपॉन म्यू इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 -
1/μ ये होता है, और ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इसका भरपूर यूज होगा। तो ये था रिफ्रैक्शन। ये सारी कुछ डेफिनेशन हम इस उद्देश्य से बताएं हैं कि अगर कोई वैसा आप एग्ज़ाम देते हैं लाइक जेईई मेंस का, एडवांस का, तो वहाँ पे ये चीज़ें अगर आप डिराइव करते हैं तो कंसेप्ट क्लियर रहता है आपको। जब वो फॉर्मूला आएगा या क्वेश्चन पूछता है तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि ये कहाँ से आया है, इसके पीछे का सोर्स क्या है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। ये रियलाइज़ करेंगे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देते हैं जिसमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप से क्वेश्चन पूछता है, तो उस एग्ज़ाम में फॉर्मूला सबका काम चल जाएगा। तो उसके लिए आप मेरा सलाह होगा कि फॉर्मूला ही पढ़े, इतना डेरिवेशन में ना जाए। लेकिन जो जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस फॉर्मूले की गहराई तक जाएं और इसे समझने की कोशिश करें। तो फिर ठीक है, मिलते हैं। और एक सूचना देना था कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना जब परिवार बड़ा होगा तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, और भी अच्छे अच्छे क्लासेस में लाने वाला हूँ। तो अच्छी प्रिपरेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा, और फ़ी के तौर पे आपको शेयर करना होगा और दूसरों को मोटिवेट करना होगा कि आप यहाँ पे आके जुड़िए। और अगर कुछ कमी दिख रहा है इसमें हमारे पढ़ाई में या हमारे कोई स्किल में, तो उसे बताइए मैसेज में, उसे हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं।